हाय स्टूडेंट्स, किडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दो न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे जो हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव से या फिर फोटोन ऊर्जा से क्या है रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो समझ के चलते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर कह रहा है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना करो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन ये क्या है, यहाँ कह रहा है 1 मोल। ठीक है बेटा, तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमारे पास केवल फोटोन की ऊर्जा ज्ञात हो। आई मीन एक फोटोन की ऊर्जा, और एक फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला वही कॉमन आप जानते हो, E किसके होता है, H न्यू के होता है। ठीक है, जहाँ H आप जानते हैं प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट का जो मान होता है 6.626 इंटू 10⁻³ माइनस के जूल सेकंड होता है। और अगर मैं म्यू की बात करूँ, न्यू हमें यहाँ पर दे रखा है, कितना है भैया, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉमन भैया 1 मोल की फोटोन ऊर्जा हमें निकालनी है, तो ई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। E वैल्यू उठा के रख दो 6.626 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, जूल सेकंड हमारा यहाँ पर क्या है, इसकी यूनिट है, इंटू में 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर देखो सेकंड इनवर्स है, यहाँ पर सेकंड का है प्लस का है, तो माइनस प्लस कट जाएंगे। अब क्या है कॉमन, अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये क्या है, हमारी घातांक है, तो घातांक में यहाँ पर माइनस की 34 है, यहाँ पर कितनी है 14 है, तो कॉमन है प्लस वाली माइनस वाली क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास किसकी बचेंगी, 10⁻⁻20 बचेंगी। ठीक है भाई, इंटू में अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया, =33.130। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से दशमलव हमें अगर एक अंक इधर ले जाएं तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 3.313 इंटू 10⁻⁻19, और मात्रक हमारा कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है यहाँ पर, जूल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है, एक फोटोन की आ गई है भैया ऊर्जा आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब कह रहा है 1 मोल फोटोन की ऊर्जा के लिए 1 मोल फोटोन की ऊर्जा बराबर E इंटू Na। ठीक है, अब Na क्या है, यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या है, तो अवोगाद्रो संख्या का मान आप कंपलसरी जानते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास E की वैल्यू कितनी आई है, 3.313 इंटू 10⁻⁻19 इजकल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर आप यूनिट लेना चाहो तो यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि समय लगेगा कैलकुलेशन में। घातों के लिए मैंने बता दिया है, प्लस वाली से क्या होती है, माइनस वाली क्रॉस हो जाती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया, ठीक है, 199.508 इंटू 10⁻³ जूल प्रति मोल आ गया। अब हम लोग चाहें तो इसे, आंसर तो हमारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा, यदि हम चाहें तो किलो जूल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक 100 वाट का बल्ब है, 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो बल्ब द्वारा प्रति सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर दिए हमें पावर, क्या दिए हमें, पावर, और दूसरी बात हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से बल्ब की शक्ति बराबर कितनी है, 100 वाट, या मात्रक को जूल प्रति सेकंड मान सकते हैं। दूसरी बात हमें दी है वेवलेंथ लैम्डा बराबर कितनी दी है,
400 Nm, या इसको नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 400 गुना 10⁻⁻⁹ मीटर के हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालनी है फोटोन की ऊर्जा। ई बराबर किसके होता है, एच न्यू के, लेकिन हमारे पास न्यू ना देकर क्या दे रखा है उसने, लैम्डा दे रखा है। तो हम इसे तोड़ लेंगे या करके, इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास HC/λ। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं क्या है हमारा, न्यू बराबर C/ किसके होता है, लैम्डा के। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अब आगे हम चलते हैं। तो E बराबर HC/λ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब तो आगे चलें, हमारे पास जो है C का मान कंपलसरी है, सब जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपॉन लैम्डा का मान कितना है हमारा, 400 × 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉमन यहाँ पर देखो, घात माइनस की है, ये भी क्या है हमारी प्लस की है। पहली बात तो ये माइनस प्लस कट जाएंगी, ये वाली नीचे से ऊपर जाएंगी तो काय की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ई का मान आएगा, तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ई बराबर 4.969 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा। तो भैया उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या आएगी हमारी भैया, बल्ब की शक्ति बटे फोटोन की ऊर्जा। बल्ब की शक्ति बटे फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, अब बल्ब की शक्ति कितनी है हमारी, 100 जूल सेकेंड, और हमारे पास जो आया है प्रति सेकेंड, फोटोन की ऊर्जा निकल के हमारी कहाँ है, ये यहाँ पर आई है। तो इसे हम रख देंगे बटे कितना है ये भैया हमारी, 4.969 × 10⁻⁻19। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा भाई। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, उस विकिरण की ऊर्जा ज्ञात करो जिसकी तरंगदैर्घ्य 0.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, कॉमन सिंपल सी बात है, तरंगदैर्घ्य दिया है लैम्डा बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ इसको, 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद प्रकाश की चाल हमारे पास होती है, C बराबर कितनी होती है भैया, 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और H हमारा कंपलसरी होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो हमें कॉमन क्या करना है भैया, E निकालना है यहाँ से। E बराबर H न्यू के होता है, या E बराबर HC/λ के। ठीक है, तो E बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, H की वैल्यू रखेंगे हम लोग, कितनी है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपॉन हमारे पास किसकी भैया, लैम्डा का मान कितना है, 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मात्रक यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड से तो हमारा सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मीटर से क्या हो जाएगा, मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हमारा E बराबर क्या आएगा भैया, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3.97 × 10⁻⁻15 जूल। ठीक है, तो कॉमन इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विकिरण की ऊर्जा। अगला टर्म्स हमारा आता है क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण।
और इसमें हमारा टॉपिक बनेगा परमाणविक स्पेक्ट्रा। ठीक है बेटा, चलिए यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जरा इसको समझ के चलेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, मेरा एक श्वेत प्रकाश है, आई मीन वाइट लाइट है, जिसे मैं श्वेत प्रकाश बोल सकता हूँ। और यहाँ पर क्या है, ये मेरा प्रिज्म है। क्या है भैया, ये मेरा प्रिज्म। ठीक है, तो मैं प्रिज्म से वाइट प्रकाश को जैसे ही गुजारता हूँ तो गुजारने पर होता क्या है, मेरा वाइट प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। तो मेरा वाइट प्रकाश भैया कितने कलर में, 7 कलर में यहाँ पर बट जाता है, आई मीन 7 रंग में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अलग अलग कलर सारे दिख रहे हैं ना। तो इन 7 रंगों को, आई मीन रेनबो के अंदर भी ऐसे ही कलर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो इन 7 रंगों को जिन्हें हमारी आंखें देख सकती हैं, इनको दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लियर करते हैं हम। अगला टर्म्स क्या कहता है हमारा, जो सफ़ेद रंग का प्रकाश हमें दिखाई देता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। साधारण सफ़ेद रंग में दृश्य क्षेत्र के सभी तरंगदैर्घ्य की तरंगें होती हैं। जब सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं भैया, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अतः सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है, 7 कलर से मिलकर बना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक नोट है, आखिरकार हम बात करें क्या भैया कि स्पेक्ट्रम का निर्माण होता कैसे है, वो समझ के चलते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है। होता क्या है भैया, जो आई मीन मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जब इनको कोई एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है बेटे, तो ऊर्जा मिलने पर ही क्या होते हैं, ये निम्न स्तर से हाई स्तर पर जाते हैं। तो निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो ये अस्थायी होती है। क्या होती है, ये इनकी अस्थायी अवस्था होती है। तो जब ये अस्थायी अवस्था से वापस पुनः नीचे लौटते हैं तो क्या करते हैं, ये निम्न ऊर्जा पर जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, विकिरण करते हैं। क्या करते हैं भैया, विकिरण करते हैं। और उस विकिरण के कारण ही हम क्या, स्पेक्ट्रम को देखते हैं। ठीक है ना, विकिरण उत्सर्जित करने के कारण ही क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जब द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया होती है तो परमाणु तथा अणु ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। यह एक अस्थायी अवस्था होती है। अतः जब ये वापस निम्न ऊर्जा स्तर पर या निम्न ऊर्जावस्था में आते हैं तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो भाई समझते हैं किसके बारे में भैया, स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर मैं कहूँ स्पेक्ट्रोग्राफ एक ही बात है। जरा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, एक स्पेक्ट्रोग्राफ ही है। और स्पेक्ट्रोग्राफ कोई छोटा मोटा यंत्र नहीं होता है, इसमें बहुत सारे यंत्रों को जुड़कर बना होता है स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लैंप कंट्रोल है, जहाँ लैंप लगा हुआ है। और ये लैंप हाउसिंग हम इसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, ठीक है ना, इसको क्या किया जाता है, प्रकाश को भेजा जाता है। और माइक्रो लेंस के द्वारा जब किसी वस्तु पर या पदार्थ पर डालते हैं तो डालने के बाद किसके द्वारा भैया, इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा हम इसको निकाल कर कैमरे के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, डिटेक्टर के अंदर भेजते हैं। और वहाँ से इसके ग्राफ को या इसके चित्र को क्या किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से होती है क्या भैया, स्पेक्ट्रोग्राफिंग। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोग्राफ के माध्यम से हम पता लगाते हैं। इसके बारे में आप लोग बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले हो बहुत अच्छे से। ठीक है ना, चलिए कॉमन स्पेक्ट्रोग्राफ। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य के विकिरण होते हैं। तो इन विभिन्न तरंगदैर्घ्यों को पृथक कर सकते हैं और इसके पश्चात इनका विश्लेषण करते हैं। जिस उपकरण से हम विभिन्न तरंगदैर्घ्य तथा आवर्तियों का विश्लेषण करते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब अगर मैं बात करता हूँ, स्पेक्ट्रा जो है हमारे, ये 2 टर्म्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं भैया, स्पेक्ट्रा हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है और एक क्या होता है हमारा, अवशोषण स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है बेटा, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझ के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में भैया, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है बेटा,